सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। इन दोनों को साथ में लेके चलिए। साथ ही साथ असफलताओं को अपनी ताकत बना लीजिए। धीरे ये हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा इकलौता मौका होता है जब सिविल सर्विसेज हमें मैदान चुनने का मौका देता है कि भाई आप जिस चीज़ में मजबूत हैं आप उसे चुन लीजिए। बाकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं आता कि आपको चुनने का मौका मिले। जैसा कि वो कहते हैं संस्कृत में कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधत, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। नमस्ते लखनऊ, मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। गर्मियों के साथ साथ यूपीएससी के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। 2022 के रिजल्ट्स में इस बार रायबरेली के अर्नव मिश्रा ने 56 रैंक लाकर अपनी जीत का परचम लहराया है। आज हमारे साथ मौजूद है अर्नव, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी तैयारी जीत की। सो अर्नव, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है इस लॉन्ग जर्नी जीतने के बाद? जी देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग इस दिन के लिए इंतज़ार तो हर एस्पिरेंट करता है। हर वो इंसान जो प्रिपरेशन स्टार्ट करता है वो ये दिन देखना चाहता है। लेकिन उस प्रिपरेशन के दौरान इतनी सारी लंबे दिन, इतनी सारी लंबी रातें, हफ्ते, साल, महीने बीत जाते हैं कि एक्चुअली में आपको ये पता नहीं होता कि जब ये दिन आ जाएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। बट डेफिनेटली आई विल से कि आई एम वेरी हैप्पी। बट हैप्पी एक छोटा शब्द होगा क्योंकि इसके लिए एक बहुत लंबी स्ट्रगल रही थी। बट डेफिनेटली आई थिंक एक जो सपना बहुत साल पहले देखा था मेरे मदर फादर ने, और मैंने खुद 2014-15 से एक सपना लेके मैंने शुरू किया था, वो आई थिंक आज एक मुकाम तक पहुंचा है। Your father is a advocate, mother is a teacher, sister is in IFS. कैसे मोटिवेशन मिला like UPSC for you? जी देखिए, मेरे फादर का सिविल सर्विसेज का एक सपना हमेशा से रहा था और ड्यू टू सम फैमिली कंडीशंस वो प्रिपरेशन तो नहीं कर पाए, लेकिन वो जो एक सपना था वो हमेशा सस्टेन्ड रहा। और उसी सपने की वजह से मेरी सिस्टर भी, उनका भी सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान रहा और फाइनली शी क्वालिफाइड सिविल सर्विसेज, और अभी वो प्रेजेंटली यूपी कैडर में ही IFS ऑफिसर हैं। एंड माई ब्रदर इन लॉ श्री चर्चित गौड़, ही इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर ऑफ यूपी कैडर। और इन सभी लोग का एक कंबाइंड एक मोटिवेशन था। जैसे कि मेरी सिस्टर ने, जब मैं कॉलेज टाइम्स में था, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड ऑल अलॉन्ग दी वे मेरी प्रिपरेशन में शी हैड प्लेड अ रोल ऑफ अ फ्रेंड, अ फिलोसोफर, अ गाइड, मोर देन अ सिस्टर। मतलब उन्होंने एक तरीके से चाणक्य जो गुरु होते हैं उनका एक रोल मेरे जीवन में अदा किया। साथ ही साथ मेरे कई सारे कॉलेज के सीनियर्स जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में थे, उन्होंने भी मोटिवेशन का काम किया। मेरे जो भी ऑल लॉन्ग जो टीचर्स रहे हैं इस पूरी प्रिपरेशन में, उन्होंने भी एक मोटिवेशन सोर्स का काम किया। साथ ही साथ फ्रेंड्स, लिमिटेड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स अगर आपका रहता है जो कि पॉजिटिवली ओरिएंटेड है तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इन सभी लोगों का एक प्यार रहा, एक आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं इस मुकाम तक आज पहुंच पाया हूँ। कितना मुश्किल या कितना आसान रहा ये 9 साल का सफ़र? देखिए, वैसे तो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन होती है। आपको इसमें देश दुनिया के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। आप चीज़ों को बहुत ही डीपर तरीके से समझना सीख जाते हैं। कई चीज़ें जो एक नॉर्मल परसेप्शन में नहीं आती हैं, लेकिन ये तैयारी आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जिम्मेदारी के रोल के लिए तैयार करने के लिए होती है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो एक सिविल सर्वेंट की ट्रेनिंग होती है वो उसकी प्रिपरेशन टाइम से ही स्टार्ट हो जाती है। वो आपके अंदर कंसिस्टेंसी मांगती है, वो आपसे पेशेंस मांगता है, वो आपसे हार्ड वर्क मांगता है। और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आपको किसी न किसी फॉर्म में बैलेंस आउट आप किसी न कुछ ना कुछ कीमत चुका के इसे करते हैं। जैसे कि कई बार हमें अपने फैमिली से दूर रहना पड़ता है, कई बार हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, हम कई बार जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारा सोशल सर्कल लिमिट होता चला जाता है। तो ये सारी कीमत हम चुकाते हैं, और वो कीमत बेसिकली इसलिए होती है क्योंकि हमें एक सर्टेन काइंड ऑफ आइसोलेशन डेफिनेटली रिक्वायर्ड होता है, जिससे कि जो सारी एनर्जी है वो हम एग्ज़ाम के लिए फोकस कर सकें। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये कंप्लीट आइसोलेशन है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, वो लोगों से इंटरेक्ट करता है तभी हेल्दीली सस्टेन करता है। बट टू सर्टेन एक्सटेंट अगर हम लिमिटेड इंटरेक्शंस रखें जो कि हमें हमारे गोल की तरफ पॉजिटिवली ओरिएंट कर रहे हैं रैदर देन हमें पीछे खींचने के, तब मुझे लगता है कि ये सफ़र थोड़ा जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली ये सफ़र उतार चढ़ाव से भरा होता है किसी भी सफ़र की तरह, और जितने चढ़ाव इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही उतार भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन
लो मोमेंट्स में आपकी तैयारी की आपको रियलाइज़ होता है कि आप कितने स्ट्रांग थे और आप उन सभी समस्याओं से निकलने की क्षमता आपके अंदर ही थी, और धीरे धीरे आप उनसे निकलना सीखते हैं। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस होता है वही आपको एक बहुत ही जिम्मेदारी की पोजीशन के लिए अपने आप ही तैयार कर देता है। स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होता है लाइक कि अक्सर होता है कि मन नहीं लग रहा है, या फिर एक ही टॉपिक बार बार पढ़ने से कि चेंज करना चाहते हैं, या फिर कुछ होता है कि हम हो नहीं पा रहा है, उसमें कैसे डील करें? जी, एक कहावत जो है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जिसने अपने मन को जीत लिया, जो अपने मन को स्थिरता के साथ बनाए रख सकता है किसी जगह पे, वो काम करवा सकता है जो इनिशियली उसका मन नहीं कह रहा है। तो इवेंचुअली लाइफ में वही चीज़ें हमें पे ऑफ करती हैं जो कि हमने रैशनली जो डिसीजंस लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार हमारा मन कर रहा है कि हमें मूवी देखने जाना है या हमें बहुत ज़्यादा घूमने जाना है, लेकिन इवेंचुअली हमारा एग्ज़ाम सामने है और हमें पढ़ना मजबूरी है। तो अगर आप उन समय में अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकेंगे, देन ये जो कैपेसिटी है वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप अपने मन को इस तरीके से कंट्रोल करें कि आप जो भी आपका मन रिक्वायर कर रहा है उस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन करके देखें कि ठीक है, अभी मैं पढ़ लेता हूँ, एग्ज़ाम के बाद मैं घूमने चला जाऊँगा या मैं पार्टी करने चला जाऊँगा, वॉट। तो अगर आप इस तरीके से अपने मन को बहला के रखेंगे, क्योंकि मन एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है, अगर वो हैप्पी नहीं होगा तब भी आप एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उसको थोड़ा सा बहला के रखें। और अगर आपका टेक्सुअल सोर्सेज में पढ़ने का मन नहीं है, आप स्विच ओवर करिए डिजिटल सोर्सेज पे। आप जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर वो नहीं हो पा रहे, आप टॉपिक्स को अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ओरिएंटेशन जरूर पढ़ाई की तरफ हो, मतलब ऐसा ना हो कि आपने स्टेप्स पीछे लेना शुरू कर दिया। मन न लगना ये बहुत ही नेचुरल समस्या है। जो भी एस्पिरेंट्स और व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, देखिए डेफिनेटली हम सभी का मन भागता है, हम सभी का मन ऐसा होता है कि ना पढ़ें या कुछ और करें। देखिए, लेकिन उस मोमेंट्स पे अपने आप को अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आप रैशनली डिसीजन लेना सीख गए कि क्या मेरे लिए सही है, देन डेफिनेटली इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कई बार ऐसा होता है लाइक कि स्टूडेंट्स लगातार प्रिपेयर करते हैं, 1 साल किया, 2 साल किया, पहले प्री निकला, फिर दूसरे बार में मेंस निकला, फिर होता है कि फिर दोबारा प्री निकला, मेंस नहीं निकल पाया। तो अक्सर लगता है कि स्टूडेंट्स को कि मतलब फ्यूचर थोड़ा सिक्योर कर लें या यूपीएससी की तरफ जाएं, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये डेफिनेटली ये एक काफ़ी ग्रोइंग प्रोसेस है, और इसमें कई बार जैसे फेलियर्स बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट बन जाती हैं इसका। और मैंने भी अपने इवेंचुअल सफ़र में कई बार फेलियर्स फेस करे, और उन मोमेंट्स पे बस हमें ये रियलाइज़ करना होता है कि हमारे हाथ में हमारा एफ़र्ट है, हमें वो एफ़र्ट करते चलना है। जो उसका प्रोडक्ट है वो हमारे हाथ में ना पहले था और ना कभी होगा। और अगर सिक्योरिटी की बात आए, जॉब सिक्योरिटी, तो ये देखिए बहुत ही पर्सनल चॉइस होती है इंसान की, कैसी फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, कैसी फैमिली सिचुएशंस हैं। तो अगर आपको लगता है कि, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फैमिली, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल सिचुएशंस, तो अगर आपको लगता है कि अगर वो आप सस्टेन कर पा रहे हैं विद द प्रिपरेशन, देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको उनमें भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है, देन आई वुड से कि आप पहले उनको सिक्योर कर लें, क्योंकि जब आपका माइंड सिक्योर होगा तभी आप इस एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको बेसिक चीज़ों की इनसिक्योरिटीज़ होंगी, तब आप एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के लिए आपको दिक्कत आएगी। और कोई इस एग्ज़ाम को निकालने का कोई भी एक सेट पैटर्न या कोई एक सेट तरीका नहीं है। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने बहुत सारे तरीक़ों से, अपने अपने तरीक़ों से अपनी स्ट्रैटेजी को एडिट करके अपने अकॉर्डिंग सफलता हासिल करी है। तो मैं व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी वीडियो या कोई भी गाइडेंस, मोटिवेशन आप देखें, अपने ऊपर उसको अप्लाई करके देखें, ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो ना करें। अगर वो आप पे एप्लीकेबल है और आप पे यूज़फुल है तो आप उसको अपनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाएं। लेकिन उस दौरान आप और लोगों ने किस तरीके से उस चीज़ को किया है, आप उनसे गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं। उन गाइडेंस में से जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो, आप उसे यूटिलाइज करें। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी किसको चाहिए? यूपीएससी की तैयारी हर उस इंसान को करनी चाहिए जो कि राष्ट्र सेवा करना चाहता है, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहता है। देखिए, काम सारे ही अच्छे हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं वो ज़मीनी स्तर पे लोगों के जीवन में बदलाव ज़रूर लाता है। लेकिन एक जो सिविल सर्वेंट होता है या सिविल सर्विसेज जिनको हम कहते हैं, वो ये जो बदलाव होता है ये ग्रास रूट लेवल पे लेके आता है। जो आपकी एक सोच होती है वो एप्लीकेबल होती है ग्राउंड लेवल पे। आप छोटी से छोटी जो चीज़ सोचते हैं वो जो है ग्राउंड लेवल पे जाके हज़ारों लाखों लोग को इम्पैक्ट डालती है, जब आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में होते हैं या आप पॉलिसी डिज़ाइनिंग में होते हैं। तो कोई भी इंसान जिसका इस तरफ ओरिएंटेशन है, जिनका इस तरफ रुझान है, वो डेफिनेटली सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकता है। बट इस पूरी प्रिपरेशन में जो 2 चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली से सोच के आप चलनी चाहिए और लगातार रखनी चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। कई बार ऑल द वे आपको फील होगा कि आपकी पेशेंस लूज़ हो रही है, आप एग्ज़ाम्स नहीं निकल रहे, फेलियर्स हो रहा है, या फिर आपकी पढ़ाई में
कंसिस्टेंसी नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं देन डेफिनेटली दिस एग्ज़ाम इज़ फॉर यू एंड द नेशन इज़ वेटिंग फॉर यू टू कम। स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कोचिंग इज़ मैंडेटरी फॉर यूपीएससी, मतलब यूपीएससी मीन्स कोचिंग, तो आपको लगता है ऐसा? देखिए अगेन ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है और आपको कितनी रिक्वायरमेंट है। हम सपोर्ट वहीं पे लेते हैं जहाँ हमें कमज़ोरी फील हो रही होती है। तो जैसे अगर मेरे केस में कहूँ तो मेरी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन लाइक 70% मैंने अपने होम टाउन से करी है। फॉर सम टाइम 1.5 years आई वॉज इन दिल्ली और वहाँ पे मैंने कोचिंग का सपोर्ट लिया, क्योंकि इनिशियली मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था और मेरा ओरिएंटेशन सिविल सर्विसेज की तरफ मैं धीरे धीरे उसको अलाइन कर रहा था कि किस तरीके से करें। तो होता क्या है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बस आपको एक ओरिएंटेशन दे देते हैं। इट विल ओनली बी नियरली 5-10% ऑफ योर प्रिपरेशन, 5%। बाकी जो होता है वो सारा आपका एफर्ट होता है। बिकॉज आई रिमेंबर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना पैंडमिक आई मूव टू माई होम टाउन। मैं रायबरेली मूव कर गया था और उसके बाद मेरी पूरी प्रिपरेशन जो है रायबरेली से ही हुई। और उस दौरान मैंने जैसे कि टेस्ट सीरीज़ हो गई तो मार्केट से टेस्ट सीरीज़ लेके सॉल्व करना या इंस्टीट्यूट से टेस्ट सीरीज़ लेके सॉल्व करना, इस तरीके से एक चीज़ बनी हुई थी कि बिकॉज यू नीड सम प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस आप कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के मटेरियल लेके खरीद कर भी कर सकते हैं या आप मार्केट में जो फ्री कंटेंट अवेलेबल है आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए आजकल डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ यूपीएससी का डिजिटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अगर आप उन चीज़ों का प्रोडक्टिव यूज़ करेंगे देन नथिंग इज़ नेसेसरी फॉर यू, यू कैन मेक योर वे थ्रू दैट। कितने घंटे पढ़ने चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर यूपीएससी? देखिए ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और एस्पिरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन मतलब 10 घंटा, 12, 15, 17, 20, है ना, मतलब कभी निकले ही नहीं घर से बाहर या रूम से बाहर नहीं निकले, लगातार पढ़ रहे हैं। देखिए ये एक मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। देखिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है कंसिस्टेंसी। सो अगर आप 8 से 10 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ने की एफर्ट कर सकते हैं, अगर आप 365 दिन में से अगर आप 320 दिन 8 से 10 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हैं, देन आई थिंक जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करेंगे तो आप एक बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे। और घंटों से ज़्यादा आई बिलीव क्वालिटी घंटे मैटर करते हैं। कई बार हमारा दिमाग, हम पढ़ने तो बैठे हैं टेबल पे 15 घंटे, लेकिन हमारा दिमाग ना तो हमें पढ़ने दे रहा है या तो हम भविष्य में सोच रहे हैं या हम पास्ट में सोच रहे हैं, ये स्थिति आ जाती है। तो हमारा इफेक्टिव आवर्स वो 1 और 2 आवर्स रह जाता है। तो रैदर देन इतने घंटों टेबल पे बैठने के, जितने घंटे आप बैठें कोशिश करें कि वो घंटे इफेक्टिव हों, उनसे आपका आउटपुट आए। तो ये घंटे आपकी इंटायरली पर्सनालिटी पर डिपेंड करते हैं, आपकी रीडिंग कैपेसिटी क्या है, ये आपको धीरे धीरे करके इस प्रिपरेशन में पता चल जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल बना लें। स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें, लाइक सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ कहते हैं कि हमने जो ग्रेजुएशन पढ़ा वो सब्जेक्ट लेना चाहिए, कुछ कहते हैं जिसमें इंटरेस्ट हो वो लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा इकलौता मौका होता है जब सिविल सर्विसेज हमें मैदान चुनने का मौका देता है कि भाई आप जिस चीज़ में मजबूत हैं आप उसे चुन लीजिए। बाकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कहीं पर भी ऐसा मौका नहीं आता कि आपको चुनने का मौका मिले, लेकिन ये इकलौता मौका होता है। तो प्लीज़ इसको ऐसा ऑप्शनल चुनिए जो कि आपकी स्ट्रेंथ बन सके, ना कि वीकनेस। जैसे कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी था और सोशियोलॉजी के लिए मैंने इवेंचुअली जब मैं कॉलेज टाइम्स में ही था, बीटेक कर रहा था, आईआईटी जोधपुर से मैंने बीटेक किया है, तो उस दौरान ही ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते थे। मैंने सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कंसिस्टेंटली 3 सेमेस्टर्स तक लिया और उस दौरान मुझे मौका मिला, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट ने कई सारे विलेजेस को अडॉप्ट किया था, तो वहाँ पे जाने का मौका मिला। ग्रास रूट लेवल पे क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से सोशल वर्क किया जाता है, वहाँ वो पूरा एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला। वो बहुत ही हेल्पफुल रहा है जब मैंने सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करके एक ऑप्शनल चुनना है। तो मेरे लिए सोशियोलॉजी एक चॉइस बन गया और मैंने उसको चूज़ किया और उसने मुझे पे ऑफ बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरे लास्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स थे, 279 थे, इस साल 285 हैं। तो उसने जो है जो ऑप्शनल होता है वो आपकी रैंक इंप्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ मैं एस्पिरेंट से यही कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल वही चुने जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जांपल जीएस की एक रिगरस और मुंडेन तैयारी करने के बाद कई बार हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बेसिकली हमारे लिए एक रिलीफ की तरह होना चाहिए कि अब मैंने ये पढ़ा है, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है, आई विल एंजॉय माई सेल्फ, आई विल रिचार्ज ऑल दी एनर्जी जो कि मेरी जीएस में ड्रेन हो गई है। तो अगर इस तरीके से आप ऑप्शनल लेके चलेंगे, वो चाहे कोई सा भी ऑप्शनल हो, वो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो सकता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट है,
आप वो इंटरेस्ट कैसे पता लगाएंगे? आप वो इंटरेस्ट सिलेबस देखिए, उस सब्जेक्ट के सिलेबस देखिए, रिलेवेंट मटेरियल देखिए, कुछ समय उनको पढ़ के देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इसको सस्टेन कर सकते हैं तो आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्ट करिए, अदरवाइज उसको ड्रॉप करके आप स्विच ओवर भी कर सकते हैं। Any message you want to give to our aspirants? देखिए, दो पिलर्स तैयारी के, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, इन दोनों को साथ में लेके चलिए। साथ ही साथ असफलताओं को अपनी ताकत बना लीजिए। धीरे, ये हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर आप उनको इस तरीके से देखेंगे तो ये आपकी तैयारी में बाधक नहीं बल्कि प्रेरक बन जाएंगी। और साथ ही साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड करूँगा स्वामी विवेकानंद जी के कोटेशन से, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहा है मेरी इस पूरी प्रिपरेशन में। जैसा कि वो कहते हैं संस्कृत में कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, जिसका हिंदी अनुवाद होता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो, जब तक लक्ष्य को हासिल ना कर लो। धन्यवाद। तो एस्पिरेंट्स, आप भी उठो, जागो, भागो और दौड़ो और इस रेस में वापस आओ और यूपीएससी क्रैक करो। और भी टॉपर्स से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी कैसी रही इस जीत को लेके। लखनऊ से मैं अमन गुप्ता, ए न्यूज़ के।